तो स्टूडेंट फाइनली यूपी बोर्ड ने 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी सब्जेक्ट का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। जैसे ही मुझे पता चला कि यूपी बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर दे दिया है तो मैं आपके लिए लेकर आ गया क्लास 12 यानी कि 18 फरवरी क्लास 12 हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर। ये जो पेपर है ना खुद यूपी बोर्ड ने दिया है। तो जैसे ही मुझे पेपर मिला मैंने इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन लिखा और उस पूरे 100 नंबर के पेपर को आज हम सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। जैसे ही आप पेपर देखोगे ना जो यूपी बोर्ड ने दिया है आप भी सोचोगे यार ये पेपर आखिर बनाया किसने है। हिंदी तो ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट देखोगे तो थोड़ा टफ लेवल के हैं, आपको लगेगा यार थोड़ा बहुत तो किसी ने बनाया है पेपर ये, ठीक है। तो 18 फरवरी क्लास 12 हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर आ चुका है जो कि बोर्ड ने खुद दिया है। ऐसे ही पेपर इस बार आएगा और हमारा टारगेट जो 100 में 100 का है ना वो इसी पेपर को सॉल्व करके पूरा होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा 2025-26 कक्षा 12 सामान्य हिंदी का ये पेपर है। पूर्णांक पूरे 100 नंबर का रहेगा। पूरे पेपर को हम सॉल्व करेंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। खुद ये बोर्ड ने दिया है तो इस पेपर को सॉल्व जरूर करना है। कुछ आपको नोट दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, ठीक है। ये तो कुछ नोट थे। देखो सबसे पहले खंड का की बात आती है। पूरे 50 नंबर का ये खंड का रहेगा, ठीक है। खंड का में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, साहित्यिक परिचय, कहानी, खंड का भी यही रहेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे पूरे पेपर को। बस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना और अगर किसी और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट कर देना। मैं कमेंट सबका देखता हूं, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में देखो सबसे पहले आपको 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी के दिए जाएंगे। 5 हिंदी गद्य के इतिहास से, 5 हिंदी पद्य के इतिहास से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, निम्नलिखित में से भारतेंद्र युग पूर्व का लेखक नहीं है। देखो 5 क्वेश्चन 5 नंबर के फर्स्ट में रहेंगे। कौन भारतेंद्र युग पूर्व का लेखक नहीं है? लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंसान खां या श्रीधर पाठक। तो इसका राइट आंसर होगा श्रीधर पाठक। देखो इन लेखकों में से जो श्रीधर पाठक जी हैं ये भारतेंद्र युग पूर्व का लेखक ये नहीं है। खा वाला तो सबको पता होगा। ये क्वेश्चन नहीं पता भैया तो समझ लो कुछ नहीं पता। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? आनंद मठ, परीक्षा गुरु, गबन, तितली। भैया परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है जिसको विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। गा वाला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं। बताओ इसमें से कौन से नाटककार हैं जो जयशंकर प्रसाद जी के समकालीन नाटककार हैं? आपके पास ऑप्शन है। फर्स्ट है बालकृष्ण भट्ट, सेकंड है मोहन राकेश, थर्ड है गोविंद बल्लभ पंत और फोर्थ है विष्णु प्रभाकर। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, गोविंद बल्लभ पंत। ये जो है जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं। चलो घा वाला क्वेश्चन, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है कौन? बताओ आलोचना के क्षेत्र में कौन सर्वाधिक उल्लेखनीय है? मिश्र बंधु, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद? भैया रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं ये आलोचना के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है, सर्वाधिक उल्लेखनीय है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अब वो टाइम आ चुका है, आपका टाइम टेबल भी आ चुका है, ऑफिशियल मॉडल पेपर भी आ चुका है। अब सिर्फ आपको डट कर तैयारी करना है ताकि हिंदी में तो 100 में 100 वाला आप अचीव कर सको भाई, क्योंकि हिंदी में आप कर सकते हो। यू कैन डू इट, मैं भी कहूंगा, ठीक है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया है। बताओ बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी ने किसका संपादन किया है? हिंदी प्रदीप का, प्रथा का, आनंद कादंबनी का या सरस्वती का? तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, आनंद कादंबनी का। देखो आनंद कादंबनी जो पत्रिका है इसके संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। तो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। एक एक नंबर के 5 नंबर आपको यहाँ पे मिल चुके हैं बच्चों। हो जाओ टेंशन फ्री। अब आपके 5 क्वेश्चन और रहेंगे बहुविकल्पीय जो कि रहेंगे हिंदी पद्य के इतिहास से। चलो भैया देखते हैं दूसरे का प्रयोगवाद की विशेषता क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। प्रकृति वर्णन, नवीनता के प्रति आग्रह, अतिशय भावुकता या विद्रोह व क्रांति? भैया इसका राइट आंसर होगा दूसरा, नवीनता के प्रति आग्रह। प्रयोगवाद की जो विशेषता है ना नवीनता के प्रति आग्रह है। खा वाला क्वेश्चन, किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? बताओ कौन सा युग है जिसको हम जागरण सुधार काल कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा पेज आ गया भाई, यहाँ पे देखो ये आपका पेज है, ठीक है। कौन सा युग है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या प्रगतिवादी युग? किसको हम बोलते हैं, किसको हम जागरण सुधार काल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो द्विवेदी युग होगा। द्विवेदी युग जो हमारा है ना ये जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। तो खा का दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो गा वाला क्वेश्चन देख लो, निम्न में कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? बताओ इसमें से कौन से कवि प्रयोगवादी कवि नहीं है? देखो इसमें गैपिंग नहीं दी गई है, डायरेक्टली दिया गया है। ये एक क्वेश्चन के बाद थोड़ा गैप होता तो ज्यादा बेटर रहता। तो नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल या नेमिचंद जैन? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों नागार्जुन। निम्नलिखित में कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? नागार्जुन जो है ये प्रयोगवादी कवि नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आंख बंद करके टिक कर लो। घा वाला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त किस युग के लेखक हैं, कवि हैं? बताओ मैथिली शरण गुप्त जी किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग या प्रगतिवाद युग? तो इसका राइट आंसर होगा द्विवेदी युग। भैया मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं ये द्विवेदी युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के कवि हैं। ध्यान में रखना सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, अंगा नंबर, महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? बताओ कौन सा कवि है जो महाप्राण के नाम से विख्यात है? महादेवी वर्मा, प्रताप नारायण मिश्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सोहन लाल
द्विवेदी। भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं इनको महाप्राण के नाम से भी जाना जाता है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर भी हो गया, लेकिन टोटल 10 क्वेश्चन आपके आएंगे बहुविकल्पीय, 10 नंबर आपको मिलेगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी जो आप बताते हैं, जो आप पढ़ाते हैं, सारा इंपॉर्टेंट नोट, सारा इंपॉर्टेंट वीडियो, सारा इंपॉर्टेंट पेपर आप हमें दे दीजिए पीडीएफ के रूप में। भाई मैं जरूर दूंगा। आप प्ले स्टोर से शुभम लेक्चर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद में वहां पे लॉगिन कर लीजिएगा, वहीं पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। क्रैश कोर्स भी हमारा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ज्वाइन करना है या नोट्स वीडियोस पेपर चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट भी हमसे कर सकते हो भाई, व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन वहीं से कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, अब चलते हैं गद्यांश पे। 10 नंबर हमारा बहुविकल्पीय का हो चुका है, गद्यांश की अब हम बात करने वाले हैं। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का ये है। देखो ये अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी हैं वो उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी हैं। ये किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, या अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की? भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर ये ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। अब आप लोग इसको पहचान शायद ना पाए, हो सकता है कुछ बच्चे पहचान गए हो किस पाठ का है ये हमारे रॉबर्ट नर्सिंग होम में पाठ का है। देखो कोई भी टीचर जब आपको गद्यांश बताता है ना तो 2-3 चैप्टर का ज्यादा बताता है, जैसे राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, निंदा रस, भाषा और आधुनिकता। ठीक है, लेकिन ये रॉबर्ट नर्सिंग होम में चैप्टर का, इसके लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर मिलेंगे। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ में आप लिख दो भैया पाठ का नाम कौन? रॉबर्ट नर्सिंग होम में लेखक का नाम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इसको आप एज अ संदर्भ लिख दो। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप इसकी व्याख्या कर दीजिए जिसके नीचे रेखाएं हैं, यहां से लेकर यहां तक, इसके भी नंबर आपको मिल जाएंगे। देखो अभी मैं आपको सारा पेपर बता देता हूं, जो मेन क्वेश्चन उसको सॉल्व करके भी बताऊंगा, लेकिन पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग बस कमेंट में लिख देना फुल हिंदी पेपर सॉल्यूशन। आप लोग जितना कमेंट करोगे उतनी जल्दी मैं पूरा इसका सॉल्यूशन दूंगा लिखकर कॉपी में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना, बस वीडियो को लाइक भी कर देना, जितना लाइक रहेगा भाई उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा। तीसरा, गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। चौथा, कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी है सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो यहाँ पे लिखा है भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर ये ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। यही उठाकर लिख दो, नंबर मिल जाएगा। 5वां, लेखक के ने किसके मुस्कान में जीवन का चित्रण किया है? तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है भैया। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके हो गए, 5 × 2 मतलब 10 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। इसको मैं आगे सॉल्व कराता रहूंगा। नहीं पता तो अथवा लगा ही रहेगा। ये देखो, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला है वो अपूर्व था। सुंदरियों के असिंग जनकारी। अब ये किस चैप्टर का है भैया? अशोक आ गया तो सिंपल है, ये अशोक के फुल चैप्टर का है। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों का आंसर दे दो भैया। ये देखो ये 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। तो हिंदी हमारे अकॉर्डिंग इसलिए इजी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शंस बहुत ज्यादा मिलते हैं। ये नहीं पता ये कर लो, ऐसे से ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, और गद्यांश पर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न सर्च करना है तो भी आप सर्च कर सकते हो, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब देखिए इसके बाद में आपको दिया जाएगा पद्यांश। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूरे 10 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। देखो ये पद्यांश है भाई, यहाँ पे आपके ऑफिशियल पेपर में जो है अंडरलाइन नहीं था, जो हमें करना है हमने किया। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब जब रेखांकित अंश ही नहीं रहेगा तो व्याख्या किस चीज की करोगे? तो हमने बुक से देख कर ये कर दिया। ठीक है, देखो, तुम मानसीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्थीन, तुम शुद्ध बुद्धात्म केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी, जिस पर भावी की संस्कृति क्षमासीन। ठीक है, तो ये आपका एक पद्यांश है। ठीक है, किस चैप्टर का है ये? तुम मानसीन, तुम रक्तहीन। ये हमारे गांधी जी बहुत पतले थे। ठीक है, तो ये हमारे बापू के प्रति चैप्टर का गद्यांश है, पद्यांश है, और इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए भाई। तो पाठ का शीर्षक का नाम क्या है? बापू के प्रति, कवि कवित्री का नाम है सुमित्रानंदन पंत, तो आप संदर्भ लिख दोगे बड़ी आसानी से। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यहां से यहां तक जिसके नीचे रेखा है उसकी व्याख्या कर दो। तीसरा, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम में कब से कवि क्या कहना चाहता है? चौथा, कौन हड्डियों के ढांचा प्रतीत होते हैं? गांधी जी। 5वां, गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना पड़ेगा? तो ये पांचों में से कोई एक कर सकते, मतलब 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 2-2 नंबर मिलेंगे। देखो मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ, टाइम बहुत लग जाएगा। पहले पूरा पेपर आप समझ लो, फिर इसका अलग से एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। अथवा लगा है वो नहीं पता है तो अथवा लगा है, आप दूसरा वाला कर सकते हो बच्चों, आप खुद ही देख लो। नेक्स्ट वाला पद्यांश ये देखो, सावधान मनुष्य, विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह त्याग, स्मृत के द्वार हो चुका है सिद्ध है तुझसे सभी नादान, फूल काटोगे तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार। अब ये आपका हो गया पद्यांश। इसके नीचे भी क्वेश्चन है, ये किस चैप्टर का है? ये हमारे अभिनव मनुष्य चैप्टर का है, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है, लिख दो भाई, नंबर ले जाओ। तो थोड़ा बहुत आप ध्यान देना, बाकी पद्यांश पर भी मैं वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, बस सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पद्यांश शुभम लेक्चरर, वीडियोज आपको मिल जाएंगे, टेंशन फ्री रहना। ठीक है, इन सब पर मैं वीडियोज ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब आते हैं साहित्यिक परिचय पे। क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो भैया। शब्द सीमा 80 यानी कि 5 नंबर के ये आएंगे। 3 लेखक दिए गए हैं, हरिशंकर प्रसाई, प्रोजी सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 3 लेखक हैं। अब देखो तीनों में से किसी एक का आपको करना है। देखो साहित्यिक परिचय पर मैं वीडियोस पहले बना चुका हूं, मैंने लेखक और कवि दोनों का एक ही वीडियो में पढ़ाया है। आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपके सामने वो वीडियो आ जाएगा। मतलब सारे लेखक सारे कवि सबको एक वीडियो में यानी कि 10 नंबर मैंने उस वीडियो में कंप्लीट करवाया है। यहाँ पे हरिशंकर प्रसाद जी हैं, प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो तो ये आप खुद ही देख लो, मैंने इन सब का जो साहित्यिक परिचय है वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, और ऐसे भी बताया है कॉपी में, बोर्ड में भी। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर प्रिपेयर कर लेना, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। भैया ये हमारा हो गया लेखकों का, हो चुका है। अब कवियों पे चलते हैं। देखो ये हमारे जो है कवियों का साहित्यिक परिचय भी आता है। तो कवियों में देखो खावाला, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। 80 शब्द यानी कि 5 नंबर। इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओ जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, गे जी हैं। वैसे बेसिकली मैं जो मानता हूं ना, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको जरूर प्रिपेयर कर लेना। ये मैं कह रहा हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, और मैं इन सभी को ऑलरेडी बता भी चुका हूं अपने वीडियोज में। मैंने पहले बताया कहानी तो भैया 100% फिक्स आपका जीवन परिचय भी है, साहित्यिक परिचय और कहानी भी है। देखो पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना, 80 शब्दों में 5 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब कहानियों में पंचलाइट, बहादुर और लाठी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कहानियां हैं, इसको जरूर पढ़ लेना। नहीं पता है तो अथवा लगा रहेगा भाई, हिंदी हो उसमें ऑप्शंस ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अथवा लगाए। देखो लाठी अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। लाठी या बहादुर कहानी का आपको बताना है। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आया? तो आप पंचलाइट, बहादुर, लाठी, इन 3 कहानियों को पढ़ लो, आपका 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। अब खंड काव्य पे चलेंगे भाई, ये जिला वाइज होता है, ये ध्यान रखना। देखो स्वापरित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80, 5 नंबर। भैया यूपी में आप किस जिले से हो? कुछ जिलों में खंड काव्य है श्रवण कुमार, कुछ जिलों में है सत्य की जीत, कुछ जिलों में है रश्मि रथी, कुछ जिलों में है मुक्ति यज्ञ, कुछ जिलों में है आलोक वृत और कुछ जिलों में है त्यागपति। तो आप किस जिले से हो और आपके जिले में कौन सा खंड काव्य है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और मैं पहले ही, देखो आप लोग अपने खंड काव्य को कमेंट कर देना। खंड काव्य का नाम नहीं पता है तो जिले का नाम तो कमेंट कर सकते हो ना, तो वो कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो 50 नंबर का तो हमारा पेपर हो चुका है। देखो ध्यान से, 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य, 50 नंबर तो आपका फाइनल हो चुका है। लेकिन 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 अभी तो हमारा पूरा खंड खा बाकी ही है। ठीक है, तो अब चलते हैं बच्चों अपने खंड खा पे। देखो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा खंड खा, पूरे 50 नंबर का ये भी रहेगा और पूरे 50 नंबर हम कंप्लीट भी करवाएंगे। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 का सबसे पहले आपको संस्कृत के गद्यांश और संस्कृत के पद्यांश दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो संस्कृत का गद्यांश है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 का है। देखो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, पूरे 7 नंबर का। देखो ध्यान से समझो, इसको करना क्या है, ये आपको दिया गया है गद्यांश। संस्कृतस्य साहित्य सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यश्च वर्तते। ठीक है, ये किस चैप्टर का है? सिंपल है, संस्कृत भाषा या महत्वम चैप्टर का है। नहीं पता है तो इसका संदर्भ लिख देना, ये किस पाठ से है। संदर्भ लिखना तो आता ही होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत के संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ से अवतरित है। 2 नंबर आपका उसका कंप्लीट और 5 नंबर आपको हिंदी में लिखना। अथवा लगाए, नहीं पता तो ये वाला कर दो। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता बाह्यक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्त आसन, ये हमारे हैं किस चैप्टर से? पंचशील सिद्धांत चैप्टर से। भाई मैंने 3-4 इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बताए हैं। देखो संस्कृत भाषा महत्तम, महामना बालविया, पंचशील सिद्धांत, जातक कथा, ये 4 चैप्टर आप अगर पढ़ लोगे ना, आपका ये जो 7 नंबर है बिल्कुल कंप्लीट है। और इसके बाद देखो, इस पर मैं वीडियो, देखो मैं हिंदी के सारे टॉपिक पर वीडियोस आपको दे चुका हूँ। चाहे आप गद्यांश पद्यांश सर्च करें, जीवन परिचय सर्च करें, कहानी सर्च करें, संस्कृत का गद्यांश भी सर्च करोगे, क्लास 12 हिंदी संस्कृत इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब चलते हैं भैया संस्कृत के पद्यांश या श्लोक पे। देखो खा, निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर का पूरे। जैसे देखो, विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधु विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ठीक है, ये किस चैप्टर का है? सुभाषित तत्राणि चैप्टर का है। देखो ये जो टॉपिक है 100% फिक्स है, मैं तो मानता हूँ 101% फिक्स है। अथवा लगा है, नहीं पता तो ये कर लो। न चौरहार्य न राजहार्य न भ्रांत भाज्यम न चारहार्य करे वे कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधर्म सर्वधन प्रधानम। दोनों में से कोई एक कर दो मेरे भाई, आपका 5-7 नंबर फिक्स है। देखो दोनों हमारे सुभाषित तत्राणि चैप्टर से लिए गए हैं। तो मैं एक ही चीज आपको कहूंगा, आप सुभाषित तत्राणि के जितने भी श्लोक हैं सबको पढ़ लो। उसके बाद में जो और भी चैप्टर है उसमें किसी किसी में एक श्लोक है, उसको पढ़ लेना। आपका ये 7 नंबर बिल्कुल 100% फिक्स है। मैं पहले से ही आपको बताता आ रहा हूं कि ये जो नंबर होता है ना, आपका बिल्कुल फिक्स होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ बच्चों, हिंदी व्याकरण वाले पोर्शन पे चलेंगे। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, 2 नंबर। जैसे सूर्य को दीपक दिखाना, इसका मतलब होता है किसी बहुत प्रसिद्ध या किसी बहुत गुणी व्यक्ति का परिचय देना, जो ऑलरेडी बहुत गुणी है, बहुत प्रसिद्ध है, उसका परिचय देना, मतलब सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। दूसरा, हवाई किले बनाना, मतलब केवल कल्पना में योजनाएं बनाना। भैया कुछ लोग बहुत हवाई के लिए आप अपने क्लास में देखते होंगे, कुछ लड़के होंगे जो कहते होंगे मैं तो यार टॉपर बनूंगा, 95% लाऊंगा, मतलब कल्पना में ही वो किले बना लिए हैं एकदम से कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, यहाँ फेंकूंगा, वहां फेंकूंगा। भाई कुछ नहीं। तीसरा, अपना उल्लू सीधा करना,
अपना उल्लू सीधा करना मतलब होता है अपना काम निकालना या अपना स्वार्थ सिद्ध करना, इसका मतलब होता है। ठीक है, मतलब अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अगर मगर करना मतलब बात बात पर टालना, टाल मटोल करना। ठीक है, ये सब होता है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी तभी आप कर पाओगे। अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना, टाल मटोल करना, ये सब इसका मतलब होता है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये होता है आपठित गद्यांश। क्वेश्चन नंबर 10, आपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक ऐसा गद्यांश जो कि आपके चैप्टर में नहीं होगा लेकिन आपको इसके क्वेश्चन का आंसर देना होगा। यहाँ पे भी दो रहेंगे बाय द वे, दोनों में से कोई एक ही करना है और हम चलते इसको करते हैं। ठीक है, देखो पढ़ो और क्वेश्चन का आंसर दो बस। देखो, आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांत निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं, कहीं अलग जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। गुरुदेव का मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से सम्मानित किया गया है। शायद इसलिए या पता नहीं क्यों वे श्री निकेतन के पुराने तिमंजिली मकान में रहे, मतलब 3 मंजिले मकान में रहे। शायद मौज में आकर ये निर्णय लिया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे, सबसे ऊपर रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी, मतलब ऊपर तक जाने के लिए ना लोहे की चक्करदार सीढ़ियां होती थी, लिफ्ट उफ्ट नहीं था। ठीक है, और वृद्ध रविंद्रनाथ टैगोर के, रविंद्रनाथ के, देखो रविंद्रनाथ आ गया यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात की जा रही है कि उस पर चढ़ सकना असंभव था, फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। अब क्वेश्चन 1 देखो, गुरुदेव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है तो लिख दो, गुरुदेव शब्द का प्रयोग रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए किया गया है। दूसरा, गुरुदेव ने शांत निकेतन छोड़कर कहीं और रहने का मन क्यों बनाया, तो गुरुदेव ने शांत निकेतन को छोड़कर कहीं दूसरे जगह रहने का मन इसलिए बनाया क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, उनका स्वास्थ्य खराब था, इसीलिए उन्होंने शांत निकेतन को छोड़ के कहीं अलग रहने का मन बनाया। तीसरा, उनके समीप तक पहुंचने में क्या कठिनाइयां थी, भैया सिंपल है, उन दिनों ऊपर तक चढ़ने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी और वृद्ध रविंद्रनाथ टैगोर के लिए उस पर चढ़ सकना मुश्किल था, यही कठिनाइयां थी। बस हो गया, इसका 1 नंबर, इसका 2, इसका 2, यानी कि 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। नहीं पता है बच्चों तो अथवा लगा रहेगा, ये आप खुद से कीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप भी कुछ ट्राई कीजिए। चलो आगे बढ़े, ये भी समझ में आ गया, इसको भी, इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर ऐसे। ठीक है, 11 नंबर पे आ जाते हैं शब्द युग्म। देखो, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे फर्स्ट है अविराम, अभिराम, इसका सही अर्थ क्या होगा। देखो, आप विराम मतलब बिना विराम के, ठीक है, लगातार जिसको कहते हैं, और अभिराम का मतलब सुंदर। वैसे ऑप्शन तो आपका फर्स्ट वाला ही सही होगा, लेकिन कई ऑप्शन है, किया हुआ, पूर्ण, सहारा, कोमल, कुरूप, लगातार। तो भैया अविराम का मतलब लगातार, अभिराम का मतलब सुंदर, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आंख बंद करके टिक कर देना। ठीक है, यही सही होगा। दूसरा देखो, भवन भुवन, इसका सही अर्थ क्या होगा, भवन भुवन का सही अर्थ क्या होगा। फर्स्ट है घर संसार, सेकंड है गिरह आकाश, थर्ड है सदन हिस्सा, फोर्थ है संसार जंगल। भैया सिंपल सा है, इसका राइट आंसर जो होगा वो घर संसार होगा। भवन का मतलब घर और भुवन का मतलब संसार, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़े भैया, अब खा वाला देख लो, अनेकार्थी शब्द है 2 नंबर। देखो, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखे। जैसे फर्स्ट है वायु, वायु को हम किन किन नामों से जानते हैं, वायु, वायु को हम हवा पवन बोल सकते हैं, मित्र, मित्र को हम दोस्त सूर्य सखा बोल सकते हैं, राजा को हम नृप कूप नरेश महाराज बोल सकते हैं, लक्ष्य को हम उद्देश्य निशाना अभिप्राय कह सकते हैं। मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, आपको सही अर्थ चूज करके लिखना है, कुछ है नहीं, ध्यान से समझोगे, ध्यान से लिखोगे, सब कुछ हो जाएगा। और 2 किसी एक का ही करना है, चारों मैंने बता दिया। चलो गा वाला देखो, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखे 2 नंबर। जैसे फर्स्ट है कम बोलने वाला, उसको क्या बोलेंगे, कंजूस, अकिंचन, मितभाषी या मुमुक्षु। भैया मितभाषी बोलेंगे, कम बोलने वाला जो होगा उसको बोलेंगे मितभाषी। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा, जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, गुलाब, फूल, पंकज, सुमन। भैया पंकज, कमल जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो पंकज होता है। ध्यान में समझ में आया कि नहीं, कमल को जानते हो, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है, लेकिन पंकज इसका सही आंसर होगा। 2 नंबर यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएगा। घा वाला देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए 2 नंबर। जैसे फर्स्ट, आज मेरा बड़ा भाई आया है, नहीं ये गलत है, ऐसे लिख दो, आज मेरे बड़े भाई आए हैं, ठीक है, ऐसा सही होगा। दूसरा, अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया, नहीं अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया। देखो, लिखाया की जगह पर लिख देना लिखवाया, ठीक है, बस यही लिख देना, सही हो जाएगा, मैं जो गलती है वही लिख रहा हूँ। तीसरा, तुम मेरे को पुस्तक दे दो, नहीं तुम मुझे पुस्तक दे दो, तुम मुझे पुस्तक दे दो, ये सही होगा। चौथा, हम पहाड़ में सैर करने गए थे, हम पहाड़ पर सैर करने गए थे, ये सब लिख देना, बस सही हो जाएगा, मे की जगह पर कर देना, बस हो गया काम भाई, इसमें क्या था, कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ भैया। 12 नंबर, करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण और परिभाषा लिखिए भैया। देखो, करुण रस, रस, छंद, अलंकार, 3 चीजें आती है 2 नंबर की। देखो दूसरा, उपमा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए 2 नंबर। चौपाई अथवा दोहा छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए 2 नंबर। भैया ये 2 नंबर के रस छंद अलंकार आएंगे, यानी कि 2 + 2 + 2 टोटल 6 नंबर। ये जो है ना, मैंने एक वीडियो में आपका कंप्लीट
करवा चुका हूं मैं, ठीक है। बस आप लोगों को क्या करना है, जाना है यूट्यूब पे और सर्च करना है रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर। मैंने सारे रस, सारे छंद, सारे अलंकार एक ही वीडियो में बता रखे हैं। वो वीडियो देखने से आपका पूरे के पूरे 6 नंबर कंप्लीट होगा। तो क्यों ना उस वीडियो को तुरंत जाकर देख लिया जाए भाई, आप ही के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था। अब देखो पत्र लेखन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं भाई, ध्यान से समझो। टोटल ये क्वेश्चन नंबर 12 13 कैसे कैसे भाई, हाँ नंबरिंग में कुछ प्रॉब्लम है भाई, ये लोग जो करें ठीक है। 11 12 13 देखो। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को एक पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई हो। 250 शब्दों में आपको पत्र लिखना है लगभग, और 6 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। देखो पत्र लेखन पर मैं वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ, आपको कुछ करना थोड़ी ना है, बस यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, पीछे शुभम लेक्चर लगा दो, कोई भी वीडियो चाहिए फटाफट आपको मिलेगा भाई। अथवा लगा है, नहीं पता तो अथवा लगा है। देखो अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखो, ठीक है। दोनों में से कोई एक कर दो भाई, 6 नंबर आपका फिक्स है। देखो जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, अभी हमने कुछ सॉल्यूशन भी जाने हैं, लेकिन अगर आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा, ठीक है, लाइक आएगा, तो मैं इस पूरे पेपर को सॉल्व करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है भाई, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, शायद 14 होना चाहिए, चलो देखते हैं। निबंध है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो। 9 नंबर का पूरे आएगा भाई, 9 नंबर का निबंध आता है, तो इसको हम मिस कैसे कर सकते हैं। देखो 5 टॉपिक रहेंगे। आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण। भैया आतंकवाद जो टेररिज्म है, कितनी बड़ी समस्या है हम सभी के लिए, हम इंडियन के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी समस्या। दूसरा प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका। थर्ड देश में बेरोजगारी की समस्या, इस पर भी निबंध बहुत आता है भाई, क्योंकि देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, तो देश में बेरोजगारी की समस्या पर भी निबंध अक्सर पूछा जाता है। चौथा साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक है, इस पर भी निबंध आता है। पांचवा पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। तो पांचों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, मतलब 1 सिर्फ एक निबंध, ठीक है। तो ये आपका निबंध हो जाएगा पूरे 9 नंबर का। निबंध लिखते समय मैंने बताया था कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखनी है, मतलब रूपरेखा में जितने भी हेडिंग आप लोग डालेंगे उसको लिखना है। रूपरेखा में जब आप निबंध लिखना स्टार्ट करें, सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना होना चाहिए, ठीक है। बीच में आप निबंध से रिलेटेड हेडिंग डाल सकते हैं, निबंध से रिलेटेड, जैसे जिस टॉपिक पर निबंध है उससे रिलेटेड आप हेडिंग डालेंगे। और लास्ट में आपका हेडिंग होगा उपसंहार। यही सब हेडिंग रहेंगे भाई, काम हो जाएगा। मतलब जब भी आप निबंध लिखो, सबसे पहले रूपरेखा एक बना लो कि हमें इस निबंध को लिखते समय पूरा हेडिंग कौन कौन सा डालना है। सबसे पहला हेडिंग, फिर निबंध से रिलेटेड हेडिंग। जैसे आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिख रहे हो, तो पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठीक है। फिर पर्यावरण प्रदूषण से हानियां, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय, फिर उपसंहार लास्ट में, ठीक है। ऐसे लिखना है। और मैं निबंध पर भी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग बस यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चर, वीडियो मिल जाएगा। तो ये था क्लास 12 हिंदी का 18 फरवरी को जो पेपर होगा ना, उसके हिंदी का ऑफिशियल पेपर जो खुद बोर्ड ने दिया था, ठीक है। और इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट में सॉल्यूशन लिख देना, मैं चल रहा हूं भैया। 100 नंबर का आपका पूरा पेपर हो चुका है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।